शिक्षा के मंदिर की मूरत, शिक्षा के मंदिर की मूरत, मात पिता से होते शिक्षक, कोमल बोझिल हाथों से, कोमल और बोझिल हाथों से भविष्य निर्माता होते शिक्षक। नमस्कार। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं स्मिता श्रीवास्तव आज के कार्यक्रम मैं भी कलमकार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मैं भी कलमकार किसी कलमकार के एक साक्षात्कार का कार्यक्रम है जिसमें हम जानते हैं कि कलम कब से आई, जीवन के उतार चढ़ाव कैसे रहे और आगे क्या चल रहा है, और बहुत सारी ऐसी भी बातें जो हमें दूसरे के माध्यम से और खास तौर पे जब वो कोई रचनाकार होता है उनके जीवन के उतार चढ़ाव से हमें काफी प्रेरणा मिलती है। चलिए आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ जो कलमकार हैं वो कहानीकार हैं, और कहानीकार मुझे लगता है कि हमारे पटल पे ये पहली बार है कि हम किसी कहानीकार से बात कर रहे हैं। कितनी कहानियां हैं और कैसी बातें होती हैं, चलिए हम लोग उन्हीं से जानते हैं। और हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं शन्नु श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। नमस्कार और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिवस की, क्योंकि ये दिवस तो हम सबके जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बिना तो हम सब अधूरे ही थे। तो आपको भी हमारी तरफ से और सभी श्रोताओं और दर्शकों को भी शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। और जहाँ तक आपने सही बात कहा कि देखिए शिक्षक दिवस का जहाँ तक महत्व है वो चाहे आप विद्यार्थी हो चाहे आप शिक्षक हो, दोनों ही रूप में समान महत्व रखता है। आज सभी लोग किसी न किसी माध्यम से अपने शिक्षक को, अपने गुरुओं को याद कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं जो हमें अभी तक पूरे साल नहीं याद आ रही थी। ऐसी भी बहुत सारी बातें। तो संधू जी, आज आप हमारे साथ हैं क्योंकि मुझे पता है कि आप कहानियां लिखती हैं, और तो वहीं से शुरू करते हैं कि सबसे पहली कहानी, सबसे पहले कलम कहाँ से आया आपके हाथ में और क्या किया आपने उसका? मैंने कहानी के लिए कलम जिस उम्र में उठाई थी वो मुझे खुद भी यकीन नहीं आता। मैं शायद 5th या 6th क्लास में मैंने पहली कहानी लिखी थी। और वो 5th या 6th क्लास में थी। समर वेकेशंस थे उस समय तो, और कुछ हमारे पास ऑप्शंस होते नहीं थे एंटरटेनमेंट के। तो घर में धमा चौकड़ी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो उस समय पापा ने डांटते हुए कहा था, ये क्या बिना मतलब का शोर शराबा है, कुछ अच्छा करो, तुम लोग कुछ क्रिएटिव करो। तो क्रिएटिव के लिए मुझे क्या करूं, तो मैंने कॉपी पेन उठाया और कहानी लिखना शुरू कर दिया था। मुझे उस समय लगा कि मैं क्या लिखूं, कहानी नहीं। पापा ने कहा कुछ कहानियां लिखो, कुछ कविताएं लिखो, ऐसा करो। तो एक राजा था, एक रानी थी, ऐसा करके मैंने पहली कहानी लिखी थी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है, देखो उस समय जो मैंने कहानी लिखी थी, जो 5th और 6th में पढ़ने वाले बच्चे ने जो कहानी लिखी थी उसको आज भी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है शायद अच्छी थी, उस एज के हिसाब से अच्छी थी। मेरे पेरेंट्स ने मेरे सामने ही उसको काफी एप्रिशिएट किया था कि अरे इसने तो वाकई अच्छी कहानी लिखी थी। तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई थी कि मैं लिख सकती हूँ। फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ती गई, उम्र के साथ-साथ मेरा कुछ जो हमारी फैमिली एनवायरनमेंट है वो भी कुछ एजुकेशनल सा है और साहित्यिक भी है। मेरे भैया, बड़ी दीदी और ये लोग भी लिखते हैं। इनको देख कर के थोड़ी प्रेरणा मिलती थी। बाद में हमारे दीदी की शादी हुई, जीजाजी आए, वो तो काफ़ी बड़े कवि हैं, तो उनको देख कर के प्रेरणा मिलती गई। तो इस तरह से मैंने लिखना तो शुरू कर दिया था, बट सबसे पहले मेरी कहानी जब मैं क्लास 12th में थी, तो मेरी पहली कहानी गोरखपुर रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट की गई थी। तो वहाँ से मैं कह सकती हूँ कि मेरी कहानी मतलब मेरा कहानियों का ये एक जो लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई थी, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके बारे में भी देखिए, बहुत ये मैंने एक ऐसा माध्यम निकाल लिया है ना कि ऐसे भी हमें बहुत सारी बातें नहीं पता होती हैं, लेकिन जब यहाँ सामने बैठ करके बात करती हैं तो ऐसी-ऐसी बातें निकल के आती हैं जो आमतौर पे ना कोई पूछता है, ना कोई बताता है। और पहली कहानी आकाशवाणी से आई, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। और वो जो राजा रानी की कहानी आपने जिक्र किया ना, तो हम कहीं ले जाकर के जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं एक हल्का सा एहसास बचपन वाला उनको छू गया होगा, क्योंकि क्लास 5th और 6th के बच्चा बहुत ही छोटा होता है। बहुत तो ऐसे में उसका थोड़ा सा उसका कुछ याद है क्या कि वो क्या कहानी थी?
राजा हाँ, रानी मुझे वाली? बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से याद है। मैंने लिखा था एक राजा था, एक रानी थी। राजा बहुत मेहनती था, बहुत अच्छा था। क्योंकि मेरी कहानियाँ ज़्यादातर पॉज़िटिव वे में ही जाती हैं। मैं नेगेटिव वे में जी, कहानियाँ नहीं लिखती हूँ। तो राजा बहुत मेहनती था, वो जब जंगल में जा रहा था राजा, उसके पसीने की बूँदें गिरती जा रही थीं। वो राजा चलता गया और अंत में वो रास्ता भूल गया। फिर उसे समझ में नहीं आया कि मुझे लौटना कैसा है, तो जब वो लौट रहा था तो जहाँ-जहाँ उसके पसीने की बूँदें गिरी थी, वहाँ पर फूल खिले हुए थे। उन फूलों को देख कर के वो उस रास्ते से वापस आ गया। मुझे आज भी वो भी वाक़ई कहानी याद है, हाँ। और मतलब बचपन से मैंने जो भी कहानियाँ लिखी वो मुझे याद है थोड़ी-थोड़ी सभी याद हैं। और जो मेरी हुँ, पहली कहानी ब्रॉडकास्ट हुई थी रेडियो स्टेशन से वो थी बेटा-बेटी। तो बेटा-बेटी, वो अच्छा। आई थिंक वो 1983-84 का टाइम था। उस समय तो टीवी भी नहीं था या और कोई ज़्यादा एंटरटेनमेंट के माध्यम नहीं थे, तो रेडियो ही सभी बहुत शौक से सुनते थे। मेरी वो कहानी 3 बार ब्रॉडकास्ट कराई गई थी लोगों की फ़रमाइश पे। और वो कुछ ऐसा था कि लोगों को सुन के भी रोना आ जाता था। बाद में उसपे प्ले भी हुआ था उस कहानी पे, प्ले कराया गया था अच्छा, स्कूल में। तो दर्शक उसको देख कर के रोने लग गए थे। थोड़ी सेंटिमेंटल सी कहानियाँ हुआ करती थी भी और अभी भी मेरी कहानियाँ थोड़ी सेंटिमेंटल ही होती हैं, बल्कि मुझे कई बार लोगों ने बोला भी है कि थोड़ा अलग ट्रैक पे लिखा करो। लेकिन अ, जो तो आदत है लिखने कहानियाँ की और कविताएँ मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ ना जब आपके भावों को हुँ, छूती है, तभी वो जाकर के उसकी सफलता की वो कहेंगे कि वहाँ पे जाकर के उसने बिल्कुल, छुआ। चाहे या तो आपको वो हँसाए, बिल्कुल, रुलाए, कुछ सोचने पे विवश करे या कोई ना किसी एक भावना को तो वो जागृत करे ही। तो इस बिल्कुल। मायने में तो अगर आपकी संवेदनाएँ लोगों को छूती हैं और लोग कहते हैं कि कुछ और लिखो तो निश्चित रूप से आपकी कहानियाँ हुँ। सफल हैं। कहानी हो या कविता अगर पूर्ण पढ़ के भूल जाया जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा मुझे नहीं। लगता जी है हाँ। हम 1 लिखें या 2 लिखें, लेकिन वो पढ़ने वाले को हमेशा-हमेशा याद रखे। मैं कुछ ऐसा ही सोच के कोशिश तो करती हूँ और बाकी तो हमारे रीडर ही बताएँगे, हम कहाँ तक सफल हैं। तो ये तो है और जहाँ तक मुझे पता है कि बहुत सारे मैगज़ीन्स में, बहुत सारी पत्रिकाओं में आपकी कहानियाँ छपती रहती हैं, तो हम लोग उस पे भी आपसे जानना हाँ चाहेंगे जी। और उसके पहले मैं बता दूँ आपको कि हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। सौरभ पांडे जी हैं, हुँ, सुधा मोदी जी हैं और अनुजा श्रीवास्तव जी हैं। सौरभ पांडे जी प्रश्न को बेहतरीन बता रहे हैं और ज्योति मोहन जी जुड़ी हुई हैं, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ कह रही हैं आपको। आरएसडी चातक जी हैं और कृष्णा राम जी हैं, सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी हैं, कार्तिकेय कृष्णा जी हैं जुड़े हुए हैं हमारे साथ में और गुंजन श्रीवास्तव जी हैं, अनुजा श्रीवास्तव जी हैं, सुधा मोदी जी। जी हाँ, बिल्कुल और सभी लोग के बहुत ही प्यारे कमेंट्स और बहुत सारे अभिवादन हैं आपके लिए। शिक्षक दिवस की सभी को बधाइयाँ भी हैं उनमें। मेरी ओर से भी सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएँ और बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद और नमस्ते। सुधा मोदी जी हमसे जुड़ी हुई हैं, बेहतरीन रचनाकारा हैं और गज़लकारा हैं अच्छा, और ओके। प्रेम ही बरसता है उनकी भी रोशनाई से। तो हम लोग ये बात कर रहे थे सोनू जी आपसे कि पहली जो आपकी पत्रिका में जो आपकी कहानी छपी, उसके बारे में याद है क्या कि किस उम्र में पत्रिकाओं हाँ में जी, छपी और कैसे जाना हुआ बहुत उधर? अच्छी तरह से याद है। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि लिखना तो मैंने बहुत पहले शुरू कर दिया था, लेकिन एक उम्र होती है जब हमारे पास दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो पहले अपना एजुकेशन कंप्लीट करना हमारा टारगेट था। तो शादी के पहले मैं सिर्फ़ लिखती रहती थी, मैंने कभी उसको पब्लिकेशंस के लिए नहीं भेजा था। बस हाँ, रेडियो स्टेशंस पे मेरी कहानियाँ जाती थी, वहाँ से ब्रॉडकास्ट होती थी। मैगज़ीन में मैंने कभी नहीं भेजा था। मैगज़ीन में मेरी पहली कहानी शादी के बाद पब्लिश हुई है, वो मुक्ता में, दिल्ली प्रेस की पत्रिका है मुक्ता, मुग्धा उसमें मेरी हाँ, पहली कहानी हाँ, मुक्ता हाँ, उसमें प्रकाशित हुई थी। कहानी का नाम था निर्णय। और एक बड़ी मज़ेदार बात है कि जब मेरे शादी के बाद मेरे हस्बैंड को पता चला था कि मैं कहानियाँ लिखती हूँ, पहले हुँ। नहीं पता था। तो इन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया कि मैं तुमको एक टॉपिक देता हूँ, इस पे कहानी लिखो। और मैंने अच्छा, निर्णय कहानी उसी टॉपिक पे लिखी थी और वो अच्छा। दिल्ली प्रेस में भेजी थी, कहानी का नाम था निर्णय और वो प्रकाशित हुई थी। तो अब हम उसके तो टॉपिक प्रकाशन जानने में में भी बहुत इच्छा आ गई। आप ऐसे सस्पेंस बना कर के बातें करेंगे तो हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी और हिलोरे मारेंगी। अब तो आप हमें पहले वो टॉपिक बताइए। टॉपिक भी बहुत मज़ेदार था।
टॉपिक उन्होंने दिया था कि पति ने दिया है तो कहानी थी कि मजेदार ही होगा, चैलेंज ही होगा, सबसे बड़ा मज़ेदारी था, चैलेंज हाँ। वहीं से आता है भाई। अभी तो इसमें आगे भी बहुत सारी मज़ेदार बातें जुड़ती ही चली जाएँगी। टॉपिक दिया था इन्होंने कि एक ऐसी लड़की है जो शादी जब होती है, शादी के बाद जब उसका हस्बैंड उसको देखता है, तो उसको पता चलता है ये तो वो लड़की है जिसका कुछ दिन पहले मैंने एबॉर्शन किया था। मतलब ओह! हस्बैंड उसका डॉक्टर है, लड़की का हस्बैंड डॉक्टर है और शादी के बाद जब वो लड़की को देखता है, तो उसको पता चलता है अरे इस लड़की का तो ये तो कुछ दिन पहले मेरे पास अपना एबॉर्शन कराने आई थी। अब ये उसके पास एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ? एज़ अ वाइफ उसको एक्सेप्ट करना अब उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो अब ये असमंजस की स्थिति दोनों के बीच काफ़ी दिनों तक बनी रहती है, दोनों इस चीज़ को अपने फैमिली से काफ़ी दिनों तक छुपा के रखते हैं। लेकिन धीरे-धीरे कंडीशन ऐसी सुधरती है, हस्बैंड का मन बदलता है और बाद में वो अपनी वाइफ को एक्सेप्ट करता है। क्या ये बात है कहानी भई! हाँ, और तो इस अच्छा ये कहानी बताइए, अब मैं थोड़ा-सा आपके थोड़ा-सा इतर जाकर के एक प्रश्न मेरे मन में आ ही गया है, हाँ, तो मैं बिना पूछे बिल्कुल। तो चैन मिलेगा नहीं। नहीं, नहीं, तो पूछिए, कैसा पूछिए। मन में भाव कैसे आए थे जब आपको ये सब्जेक्ट दिया गया और ये सिचुएशन हुँ। दिया गया कि इस पे लिखें, तो मन में आया नहीं ये क्या है? मतलब ये क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया क्योंकि आपको तो पता है राइटर्स के पास तो कुछ भी आ सकता है लिखने के लिए। हमारे पास तो होता है ना कि हमारी कहानियाँ तो आस-पास बिखरी पड़ी हैं। सारे टॉपिक्स हैं, उनमें से ही एक उठा कर के लिखना है। तो ऐसा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया कि ये क्या है? वो तो अच्छा ही लगा मुझे, मैंने कहा हाँ यार, ये टॉपिक तो वाक़ई अच्छा है, इस पे तो लिखना ही चाहिए, तो लिखा था मैंने। जी। और ये कहानी पब्लिश होने की मुझे सूचना मिली थी जब मेरे पहले बेटे का मुंडन था। घर में बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, मैं ससुराल में थी, पूरे फैमिली मेंबर्स इकट्ठे थे, फंक्शन चल रहा था। उस समय मेरे पास लेटर पहुँचा कि आपकी ये कहानी एक्सेप्ट कर ली गई है, वाउचर के साथ आया। तो मायका पूरा, ससुराल पूरा सभी इकट्ठे थे उस समय। तो खुशी डबल हो गई कि पहली कहानी एक तो प्रकाशित पहली कहानी का देखिए पहली कहानी प्रकाशित होने की जो खुशी होती है, उसका तो कोई बिल्कुल, मुकाबला ही नहीं है। हाँ। बिल्कुल, सही मेरे बात है। भैया हाँ, मेरे भैया तुरंत दौड़ के मिठाई की दुकान पे गए क्योंकि वो खुद भी साहित्यकार हैं, वो भी लिखते हैं। एक बार मैं उनको देखकर ही मुझे एक तरह से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। वो कुछ सिचुएशंस ऐसी रही कि वो रुक गए हैं और मैं कंटिन्यू रह गई, मैं लिखती रही। तो भैया तुरंत मिठाई का डिब्बा लाए, सबके अंदर मिठाई बाँटी गई, सबके बीच खुशियाँ बँटी। तो ये थी मेरी पहली कहानी जो मैगज़ीन में प्रकाशित हुई थी, मुक्ता। मुक्ता में। जी। हाँ जी, और मुक्ता में। उसके बाद तो सिलसिला ज़ाहिर-सी बात है कि जिस तरह से उसके आपके बाद तो बारे में सिर्फ हाँ, थोड़ी क्योंकि बहुत जो जानकारी जो मुझे मिली है, उसके बाद तो आपने एक बार रास्ता पकड़ लिया तो फिर करते गए। पहला हाँ, आपकी पुस्तक का कब रहा? आपकी कौन-कौन सी पुस्तक आ चुकी है? देखिए पुस्तक मेरी अपनी इंडिविजुअल जो कहानी संग्रह वो तो मेरी इसी साल पब्लिश हुई है, 2021 में ही। हुँ। कहानी का ना पुस्तक का नाम है माँ की डायरी। वो 14 मेरी फ़ेवरेट कहानियों का कलेक्शन है। इसके पहले मैंने कंबाइंड कलेक्शन हमारी निकली थी, बहुत सारे राइटर्स ने मिल कर के किताबें निकाली थी, वो अलग थी। बट मेरी इंडिविजुअल जो है वो माँ की डायरी है और उसमें मेरी मनपसंद 14 कहानियों का कलेक्शन है। तो वो अमेज़न पे अवेलेबल भी है और तो अगर लोगों आपके को पास वो अभी पुस्तक अभी है, तो हम उसको देखना भी हाँ, हाँ, चाहेंगे। बिल्कुल जी। है क्योंकि वो तो मेरे दिल के भी करीब है और हर जगह उसका तो नाम मैंने ही रखा ऐसा भी है है कि कि सुन के ही दिल हाँ, को छू जाता है और ये है माँ की डायरी हुँ, ये है माँ की डायरी। बहुत ही खूबसूरत। और इस हाँ, पे जो कवर पेज पे जो डिज़ाइन है, मतलब जिसने भी किया है, बहुत ही खूबसूरत, हाँ, बहुत ही हाँ। भावनाओं से परिपूर्ण है वो। हाँ, ये बहुत इस खूबसूरत। किताब का नाम भी माँ की डायरी और इसपे जो फ़ोटो है ये भी मेरी माँ की ही है। अरे ये वाह! फ़ोटो ऐसा हाँ, कुछ संजोग ऐसा है कि स्पेशली मैंने ये फ़ोटो खिंचवाई भी नहीं, मेरी माँ चूँकि काफ़ी ओल्ड एज की हैं, जैसे कि फ़ोटो में दिख रही हैं। ये मेरे लिए कुछ शुभ संदेश लिख रही थी इस किताब के लिए, जो कि मैं चाहती इस किताब के अंदर है भी वो उनके हैंडराइटिंग में बहुत काँपते हाथों से उन्होंने बिल्कुल टेढ़ी-मेढ़ी लाइनों में लिखा है।
मेरी मम्मी भी प्रिंसिपल रह चुकी हैं। प्रिंसिपल रहने के अच्छा। बाद अब आज वो इस कंडीशन में हैं कि उनके हाथ से कलम नहीं चल पाती है, पर फिर भी उन्होंने मुझे आशीर्वाद लिखने के लिए कलम उठाया था। तो जिस समय वो लिख रही थी, उस समय ही की ये फ़ोटो अचानक ही मेरी भतीजी ने यूँ ही खींच लिया था कि मैं खींच के बुआ को भेजूँगी, बुआ को अच्छा लगेगा। ये फ़ोटो मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा बस इसका ही कवर बनेगा और ये कवर के रूप में आपके सामने है। तो तो इसकी अब हम कहानियाँ बिल्कुल, अब माँ की डायरी आपके हाथ में है और ये नाम ऐसा है जो दिल को एकदम छू सा गया, तो इस बारे में भी आप कुछ बता ही दीजिए। ये कहाँ से आया विचार? ये आपकी कहानियाँ हैं या माँ से संबंधित कहानियाँ हैं? किस तरह की कहानियाँ हैं इसमें? नहीं, इसमें कहानी सिर्फ़ माँ से संबंधित नहीं है। इसमें एक कहानी है माँ की डायरी जिसका शीर्षक है माँ की डायरी। और बाकी सारी कहानियाँ तो समाज से जुड़े, परिवार से जुड़ी ही हुई हैं। लेकिन स्पेशली जो ये कहानी जो मुझे मुझे बहुत अच्छी लगी और इसके पहले मैंने जिन लोगों को भी ये पढ़ाई थी, उन सबको बहुत अच्छी लगी थी। इसलिए मैंने इस कहानी का किताब का शीर्षक माँ की डायरी रखा है। माँ की डायरी। माँ की डायरी रखा है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है या जितने भी इसके रीडर्स के मुझे अभी तक व्यूज़ मिले हैं, उन्हें वाक़ई ये किताब बहुत दिल के करीब लग रही है। मेरे बहुत सारे पाठकों ने मुझे यहाँ तक भी कहा है कि आपकी कहानियाँ पढ़ के हमारी आँखों के कोर गीले हो गए। तो मुझे लगता है कि किसी कहानीकार के लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसे सुन के अच्छा लगा। अगर हमारी कहानियाँ आपको इतना टच करती हैं कि आपकी आँखें गीली हो जाती हैं और तो ये अच्छा लगता है सुन कर के कहानीकार को। ऐसी बात है, यही एक रचनाकार, एक लेखक की कमाई होती है, यही एक पूंजी होती है जो बिल्कुल, संवेदनाएँ दूसरे पाठकों से निकल के आती हैं ना, वो हमारे बिल्कुल दिल को सही कहीं कहा। छू जाती है, जो प्रोत्साहन का भी कार्य करती हैं कि आगे इस क्षेत्र में काम करना है या क्या करना है। बिल्कुल, बिल्कुल तो सही बहुत कहा। सारी बातें ऐसी हैं जो मिलती-जुलती हैं, लोगों की भावनाएँ एक-दूसरे से मिलती नहीं। मैं कुछ लोगों के कमेंट्स ले लेती हूँ सन्नो जी, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए जो आपको सुन रहे हैं और बहुत सारी उनकी भी संवेदनाएँ आप तक पहुँचनी चाहिए। सुधा मोदी जी बिल्कुल, हैं वो तो लगातार बनी हुई हैं आपके साथ, कह रही हैं कि एक उम्र होती है जो बहुत सारे जज़्बातों को लेकर आती है और आज आप उन जज़्बातों के साथ जज़्बातों के भवसागर में आ चुकी हैं। अनिल श्रीवास्तव जाहिद जी हैं, रंजना वर्मा जी हैं, राजकुमार सेवक जी हैं, अंजुम शर्मा जी हैं, बेहतरीन रचनाकार सब लोग आपसे जुड़े हुए हैं। और मेरा सौभाग्य है। ज्योति मोहन जी कह रही हैं कि प्रोत्साहित करने वाली साहित्यिक यात्रा है। गुंजन श्रीवास्तव जी हैं, कहती हैं कि दिल एक मिनट कह रही हैं कि दिल को छूने वाली कहानियों का संग्रह है माँ की डायरी, मेरे दिल के बहुत करीब है। उन्होंने पढ़ा होगा तभी इस बात को वो कह पा रही हैं। और क्षमा श्रीवास्तव जी हैं, वाह मेरी देह बहुत क्या देह बहुत दे अच्छा दे लगा। दे देह अच्छा उसकी एक अब अलग आप कहानी है। हम अच्छा दोनों मे 2 शरीर एक जान है, तो हम ओहो! एक-दूसरे को दे देखिए ऐसा ही होता है कि ये पढ़ लिया तो समझ में तो आई नहीं। तो मैं समझ गई। चलिए बहुत ही प्यारी-प्यारी सी बातें और बहुत प्यारे-प्यारे लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। अमजद श्रीवास्तव जी कह रहे सबसे अच्छी कहानी थी बहसें। तो जैसी वैसे नहीं जिसकी बहनें भाव टाइपिंग मिस्टेक अच्छा हो गया बहनें बहनें। हाँ जी, बहनें ओके 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 द बुक इज रियली टचिंग। अच्छा बहुत लोग पढ़ने आपके पाठक बहुत सारे जुड़े हुए हैं भाई और सक्षम श्रीवास्तव जी हैं तो सभी का हार्दिक स्वागत है कि आप यहाँ आए और अपनी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं देख रहे हैं। बस आपसे एक आग्रह है एक विनती है कि लाइक कमेंट के साथ में इसको आप शेयर भी करते रहिए ताकि लोगों तक ये बातें पहुंच सके। माँ की डायरी के पन्ने वहां तक भी कुछ ना कुछ तो छूने चाहिए। तो संध्या जी ये तो हो गई माँ की डायरी की। इसके विषय में मैं आपसे और ज्यादा इसलिए नहीं पूछूंगी क्योंकि अभी आपकी ये नई पुस्तक है और अमेजन पे उपलब्ध है तो आप हाँ लोग जी। जाइए वहां खरीदिए उसको पढ़िए और अपने विचार तब बताइए कि हाँ, हाँ। कैसा लग रहा है मैं आपको। माँ की डायरी के मैं एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाना चाहूँगी अगर जी आप जी बिल्कुल बिल्कुल बताएँगे? बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ़ उसी बहुत कहानी का हाँ, मैं तो क्योंकि डर वो के मारे मुझे ऐसा मैंने कहा कि कहीं ऐसा ना अरे हो नहीं, कि मैं तो नहीं। सारे रिवील करवा दूं आप मुझे कहें कि ये नहीं, कैसी नहीं, इंसान है। ऐसा नहीं। जी 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 ये जो माँ की डायरी कहानी है वो मैंने एक बेटे के रूप में लिखा है कि बेटा क्या होता है कि जब हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं तो हम अपने बुजुर्गों का केयर तो करते हैं बट हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली में हमारे बुजुर्गों को किस चीज की जरूरत है कौन सा केयर चाहिए
हमें लगता है हमने टाइम पे खाना दे दिया, टाइम पे दवा दे दी, ये इनफ है। बट ये इनफ नहीं होता है, क्योंकि बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है भावनात्मक संरक्षण की। उन्हें हमें अपने बच्चों का थोड़ा-सा समय चाहिए होता है। तो ये कहानी कुछ मैंने ऐसे ही लिखा है कि बेटा है तो बहुत अच्छा, उसने माँ को अपने पूरा समय दिया, उनका अच्छी तरह से देखभाल किया, लेकिन माँ के जाने के बाद उसे कुछ खालीपन का एहसास ऐसा होने लगा कि जैसे कुछ तो मैंने कमी छोड़ी थी माँ के देखभाल में। तो जब वो माँ के कमरे में जाता है, माँ के जाने के बाद माँ के कमरे में जाता है, तो माँ का खाली कमरा, माँ का पूजा का स्थान माँ ने अपने कमरे में बना रखा था। माँ जो सुबह-सुबह घंटी बजाती थी भगवान के लिए, वो घंटी शांत पड़ा था। सब कुछ देखे वो माँ के टेबल के पास जाता है, तो माँ के टेबल पे एक डायरी पड़ी होती है, जिस डायरी को माँ ने अपने बेटे से ही कुछ दिनों पहले मँगवाया था। माँ उस डायरी में कुछ लिख रही थी, क्योंकि डायरी के बीच में पेन दबा हुआ था। तो बेटा उस डायरी को उठाता है और डायरी को पढ़ना शुरू करता है। डायरी में माँ ने अपने पोते को संबंधित करते हुए कुछ चीज़ें लिखी थी। सॉरी, पोते को संबोधित करते हुए अपने पोते को वो कुछ बताना चाह रही थी कि बेटा लाइफ में आगे आप कैसे रहना। तो उस बस मैं उस डायरी की कुछ पंक्तियाँ पढ़ूँगी, जिससे शायद जी, कहानी का काफ़ी कुछ जी, समझ में आ जाए। भूमिका ही छू गई। हाँ। बिल्कुल, सुनाइए। बेटा सर्वांग, तू अपने पापा के जैसा ही बनना। बस वह गलतियां न करना जो तेरे पापा ने की हैं। नहीं नहीं बेटा, तेरा पापा बहुत अच्छा इंसान है। शायद मैंने वाक्य कुछ गलत तरीके से लिख दिया है। मुझे यह लिखना चाहिए था कि तू वह सब कुछ भी जरूर करना जो तेरे पापा ने नहीं किया। वह करने से चूक गया। क्योंकि गलतियां वही नहीं होती जो हम करते हैं या हम कर बैठते हैं, बल्कि गलतियां वह भी होती हैं जब हमें कुछ करना चाहिए पर हम वह करते नहीं हैं। बेटा, एक उम्र के बाद इंसान के जीवन में बहुत खालीपन आ जाता है। माता-पिता अपने बच्चों के परवरिश में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, किंतु बुढ़ापे में स्वतः जब कमजोर शरीर के कारण वे स्वयं उनकी जिम्मेदारी बन जाते हैं, तब उनके अंदर न चाहते हुए भी एक भय और संकोच की भावना जन्म लेने लग जाती है कि हम कहीं उन पर बोझ तो नहीं बन रहे हैं। भौतिक आवश्यकताएँ सीमित हो जाती हैं, किंतु भावनात्मक ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। अपनों के साथ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है। माँ-बाप हर पल बच्चों का सानिध्य चाहने लगते हैं। बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह दिन भर उछल-कूद करते रहने वाला बच्चा सोने के समय माँ की गोद ढूँढता है, ठीक उसी तरह माँ-बाप बुढ़ापे में अपने बच्चों का संरक्षण चाहने लगते हैं। ये कहानी का बस एक पैराग्राफ है। और मैं चाहूँगी कि अगर किसी अमेज़िंग। को अच्छी लगती है, तो कहानी पढ़ेंगे तो नो डाउट कहानी हर एक को टच करेगी। बिल्कुल। और डायरी की लिखी हुई ल ये पंक्तियाँ, ये बातें अपने आप में बहुत सही हैं और यही भावनाएँ होती हैं। मुझे लगता है कि जैसे-जैसे उम्र हमारी बढ़ती है, वैसे जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, माँ-बाप और छोटे होते चले जाते छोटे हैं। होते चले वो जो जाते हैं। संवेदनाएँ हैं ना, वो हुँ, एहसास हुँ। होना शुरू होता है। अभी मैं जिस स्टेज में हूँ, मैं अपनी भावनाओं को उससे जोड़ पा रही हूँ। मुझे लगता है कि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, तो हमें हमारी गलतियाँ एहसास होने लगती, हमने अपने माँ-बाप के साथ क्या किया क्या था। गलतियाँ की हैं, वो और समय के उस साथ ही समय हम सीखते हैं। हाँ, बिल्कुल, हम अपने माँ-बाप को ज़्यादा बेहतर समझने लगते हैं, जब बच्चे बड़े उस हो रहे एज में होते हैं पहुँचते हैं। हमारे। हाँ, हाँ, लेकिन तब तक समय शायद बहुत आगे निकल निकल चुका चुका होता रहता है, है। बहुत देर हो जाती है, वो समझ कर के भी हम उसको कुछ कुछ कर बदल नहीं नहीं सकते सकते हैं। हैं। तो ज़्यादा बिल्कुल अच्छा सही है कि बात माँ है। की डायरी आप लोग पढ़ लीजिए, खुद से जब तक ये एहसास होगा तब तक कहीं मेरी तरह आपको भी ये अफ़सोस ना हो कि देर हो चुकी है। तो माँ की डायरी आपकी इसमें मदद करेगी बहुत सारी। अब देखिए बिना पढ़े ही आपने मुझे इतना भावुक कर दिया है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत हिम्मत करके पढ़ना पड़ेगा। नहीं, नहीं आपको तो तो मैं मैं ऐसे अपनी बैठूँगी कहानी और कहूँगी कि आप मुझे सुना दीजिए, मेरी तो हिम्मत ही नहीं नहीं, होगी नहीं। इसको पढ़ने की। नहीं, नहीं, आपकी हिम्मत ज़रूर होगी, आप इतने अच्छे कामों में लगी हैं। मैं आपको अपनी कहानी की किताब ज़रूर प्रेज़ेंट करूँगी ताकि आप पूरी जी, कहानी जी। पढ़िए और चलिए, बहुत इसका सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, थोड़ा-सा मेरा हार्ट बीट अभी थोड़ा डामाडोल हो रहा है, तो मैं लोगों के कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ सन्नो जी। और उन बिल्कुल, कमेंट्स में हमारे साथ हैं नमिता श्रीवास्तव जी, एक नया नाम है, रिश्तों को रेखांकित करती माँ की डायरीज़, हम सबके दिलों के करीब है। संजय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, माँ की डायरी बहुत अच्छी बुक है।
और आरती श्रीवास्तव जी हैं, कहती हैं बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कहानी। श्याम मोहन जी अच्छा। हैं, कह रहे प्रोत्साहित करने वाली कहानी। जी हाँ, बिल्कुल। और ये एक ऐसा आपने विषय चुना है कि जो ऐसा कोई होगा ही नहीं जो जिसको ये छुएगा नहीं और जिससे उसको बिल्कुल। प्रेरणा नहीं मिलेगी, चाहे वो अभी या बाद में या कभी भी। वो बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो उनके दिल को छुएंगी। कृष्णा राम जी हैं, कहते हैं कि माँ की डायरी बहुत ही इमोशनल टच वाली पुस्तक है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू एटलीस्ट रीड। तो चलिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पढ़ी है और उससे वो जुड़ पाए हैं। तो ये सभी तो हो लोगों गई को कि मेरे माँ उससे की डायरी हाँ, के विषय। जी, हाँ। अमेज़न मेरा पे धन्यवाद आप उपलब्ध है। सभी को। हाँ, हाँ, अमेज़न तो पे भी सुंदर है। जी, जी। मैं चाहूंगी ना कि इस कार्यक्रम के बाद में आप उसका लिंक यहाँ पे अवश्य शेयर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ताकि लोग ज्यादा परेशान ना हो, फटाफट से वहां पहुंच जाएं कि जहां से उनको हाँ। माँ की डायरी मिल सके। और किस तरह की कहानियां आपको पसंद हैं? ये तो ठीक है, आप जो छू जाती हैं दिल को, कहानियां तो होती हैं छू जाती हैं। किस तरह की कहानियां आपको, विषय वस्तु क्या पसंद है? देखिए, मैंने शुरू में भी बताया आपको कि मुझे पॉज़िटिव कहानियाँ अच्छी लगती हैं। जी जी। मैं हाँ, मैं कहानी हमेशा ऐसा लिखना चाहती हूँ जिससे कुछ संदेश मिले, कुछ सीखने को मिले। और मुझे लगता है कि कहानियों को पढ़कर अगर कोई एक भी अपने अंदर किसी भी तरह का चेंज कर सकता है, सुधार कर सकता है या उससे किसी एक को भी फ़ायदा हो सकता है, तो कहानी लिखना जो है वो सफल सार्थक होता है। है। तो मेरी कहानियाँ हमेशा पॉज़िटिव ही जाती हैं, थोड़ी इमोशनल होती हैं, बट मुझे लगता है कि कुछ सीखने को ही मिल रहा है इससे। और सामाजिक और पारिवारिक ही कहानियाँ मैं ज़्यादा लिखती हूँ। चलो जी, बस। फिर मैं चाहूंगी ना कि अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी अभी आपको याद आ रही हो और हमारे दर्शकों के साथ आप उसको शेयर करना चाहें, तो आप जरूर सुनाइए। देखिए कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ। एक छोटी-सी लघु कथा मैं सुना दूँ आपको। पढ़ के जी सुना दूँ तो चलेगा? जी। जी पढ़ के बिल्कुल सुना चलेगा, देती बिल्कुल हूँ मैं 1 चलेगा जी, मिनट। सुनाइए। और ज्योति मोहन जी, रंजना वर्मा जी, श्याम मोहन जी, आरती श्रीवास्तव जी, संजय श्रीवास्तव जी, नमिता श्रीवास्तव जी, राजकुमार सेवक जी और सभी लोग, जितने भी लोग आप जुड़े हुए हैं, कृपया इस कार्यक्रम को आप शेयर करते रहिए, ताकि लोगों तक ये महत्वपूर्ण बातें और दिल को छूने वाली बातें अवश्य पहुंचे। क्योंकि आजकल कहीं न कहीं संवेदनाएं थोड़ी सी कम हो रही है, हम उसको झकझोरने का, एक जगाने का भी इसमें कार्य करेंगे। जी। तो देखिए लघु कथा और कहानी में फ़र्क यही होता है कि कहानी के पास बहुत विस्तार होता है। हम अधिक से अधिक शब्दों में अपनी बातें कह सकते हैं। लेकिन लघु कथा में ये होता है कि कम से कम शब्दों में गहरी बात को कह देना। तो मैं एक लघु कथा बता रही हूँ आपको। अनुभवी आँखें। समझ में नहीं आ रहा है बाबूजी कि आखिर आप निखिल के यहाँ ही गरिमा का रिश्ता करने के पक्ष में क्यों हैं? जबकि विपुल का रिश्ता हर मामले में निखिल के रिश्ते से 20 है। वह न केवल देखने में निखिल से ज़्यादा अच्छा है, बल्कि उसके सैलरी और घरी परिवार भी निखिल से 20 हैं। बेटा, बेटियां केवल रूप और धन दौलत देखकर नहीं ब्याह देना चाहिए। परिवार और संस्कार देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। निखिल का परिवार एक संस्कारी परिवार है, जबकि विपुल के परिवार में संस्कार का अभाव है। जो परिवार अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं देना जानता, वह भला अपने घर की बहू को क्या इज्जत और प्यार देगा? पिताजी, हम लोग दोनों ही परिवार से एक बार ही मिले हैं। मुझे तो दोनों परिवार लगभग एक जैसे ही लगे। एक ही मुलाकात में आपने ऐसा क्या देख लिया, जिससे आप इतने विश्वास से कह रहे हैं कि निखिल का परिवार ज़्यादा संस्कारी है? बेटा, कई बार बूढ़ी आँखें बहुत अनुभवी होती हैं और वह जो चीज़ें देख लेती हैं, वह तुम युवाओं को नहीं दिख पाता। निखिल और विपुल दोनों का ही परिवार जब हमारे घर आया था, तो साथ में उनके दादाजी भी आए थे। तुम लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, पर मुझे यह बात खटकी थी कि विपुल के दादाजी उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी के सबसे पिछली सीट से नीचे उतरे थे और हमारे घर में प्रवेश करने वाले उस घर के वह अंतिम सदस्य थे। जबकि निखिल के दादाजी गाड़ी में आगे की सीट पर बैठकर आए थे। निखिल के पिता ने स्वयं उतरकर उनका दरवाजा खोला था और सबसे आगे दादाजी बढ़े थे, उसके पीछे परिवार के अन्य सदस्य।
घर के अंदर उनके बैठ जाने के बाद ही बाकी सबने अपना स्थान ग्रहण किया था। बेटा, इंसान के छोटे-छोटे कर्म ही बताते हैं कि वे बड़े हैं या छोटे, संस्कारी हैं या छिछले। अब बाबूजी के साथ-साथ उनके बेटे-बहू ने भी तय कर लिया कि उनकी बेटी गरिमा बड़े लोगों के यहाँ ही ब्याही जाएगी। ओह! तो अमेज़िंग। थैंक उफ़! यू। बहुत ही खूबसूरती से आपने इन बातों को, जो कि हम आम तौर पे देखते हैं अपने अगल-बगल, आस-पास में, सही बात है, आपने बहुत सही बात कही। बिल्कुल, कहानियाँ तो बिखरी होती हैं बिखरी हमारे होती है। इर्द-गिर्द हर तरफ। मुझे, बल्कि मैं और अपनी एक बात बताऊँ, संजना जी, आपकी बिल्कुल, बात से ही मुझे याद आ गया कि मैं आम तौर पे लोगों से कहती हूँ ना कि ये लोग नहीं हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स मुझे दिखते हैं, मुझे लगता है वो देखो एक कहानी जा रही है, वो देखो एक और कहानी जा रही है। मुझे हर बिल्कुल। व्यक्ति एक कहानी जैसा दिखने लग जाता है कई बार। तो होता ही है, जी, हर इंसान कहानी है। अगर आप देखो तो हर इंसान के अंदर एक कहानी है ही है। बिल्कुल। बस हमारा नज़रिया होता है। मैं एक कहानी की चर्चा करूँगी, जी, वैसे बिल्कुल। मैंने लिखी थी, कहानी का नाम मैंने लिखा था पहला पहला प्यार। ये कहानी मेरी सरिता में प्रकाशित हुई थी और किस्तों में प्रकाशित हुई, 2 किस्तों में खत्म हुई थी। लेकिन इस कहानी का मुझे क्लू कहाँ से मिला था? मेरे दोनों बच्चे छोटे थे और छोटे थे। पहला जो बड़ा बेटा मेरे ख़्याल से 8 या 9 का रहा होगा, छोटा 3-4 साल का रहा होगा, दोनों के बीच साढ़े 4 साल का गैप है, वो 4 साल का रहा होगा, वो 9 साल का रहा होगा। इतने जी, छोटे थे कि वो आपस में क्या बातें करते होंगे, आप 4 साल का बच्चा क्या बात करेगा। हम सब गाड़ी में जा रहे थे, हमारी फैमिली गाड़ी में जा रहे थे, ये दोनों पीछे की सीट पे बैठे थे और हम हस्बैंड-वाइफ आगे बैठे हुए थे। ये दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। छोटे बच्चे क्या बात कर लेंगे आई डोंट नो, चॉकलेट, बिस्किट, इसके अलावा उस एज में और क्या बातें करते होंगे। तो मैंने पीछे पलट के पूछा, क्या बातें हो रही हैं तुम लोगों की? तो उन्होंने बस ऐसे बोला, कुछ नहीं। और मुझे एक क्लू मिल गया कि माँ पूछ कुछ रही है क्या बातें हो रही है और बच्चे ने बोला कुछ नहीं। तो ये जब बड़े होंगे तो किस टॉपिक पे बात ऐसा कर सकते हैं, मम्मी पूछेगी क्या बातें हो रही तो बोलेंगे कुछ नहीं। तो वो एक ही टॉपिक हो सकता है, प्यार, मोहब्बत, हो सकता है कल को हमारे बच्चे किसी लड़की को पसंद करें, दोनों भाई आपस में बातें करते रहें और मैं उनसे पूछूँ कि क्या बातें हो रही हैं तो बोलेंगे कुछ नहीं। तो इस पे एक अच्छी-सी कहानी बन गई थी, पहला पहला प्यार। और ये सरिता में भेजी थी मैंने, पब्लिश भी हुई थी और लंबी कहानी थी इसलिए 2 किस्तों में उसको सरिता में प्रकाशित किया गया था। ओ भाई, देखा एक कहानीकार माँ के होने के क्या-क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, वो तो बच्चों से भी कभी बैठ के हुँ, बात करना पड़ेगा कि हम तो जो सोचे ये पहले से सोच ली थी, यही सोचना ही नहीं है, वो 20 साल पहले का भी, आगे का भी उनको पता आगे का होता है भी कि सोच अच्छा लेती है। ऐसा हाँ। भी। ये है कलम की महत्ता। और आज शिक्षक दिवस है, और कलम की क्या महत्ता होती है और शिक्षक की क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, ये एक कलम पकड़ने वाले हाथ, वो हृदय, वो मस्तिष्क के अलावा से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। बहुत सारे बिल्कुल, लोग हैं सन्नो जी, जुड़े हुए हैं, और लगातार मैं चाहूँगी कि जब भी आपको फुर्सत मिले तो ये कमेंट्स ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। जितनी संवेदनशील आपकी कहानियाँ हैं, उतनी ही संवेदनाओं से इनके ये कमेंट्स भी हैं। सभी की बातें आप तक ही पहुँचनी चाहिए। गुंजन श्रीवास्तव जी, स्मिता जी, आपकी वॉइस बहुत अच्छी और मीठी है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको गुंजन जी, और बस अब तो शेयर कर दीजिएगा आप। तो संध्या जी, ये सारी इतनी सारी कहानियों की बातें हो रही, और ज़ाहिर-सी बात है कि संस्मरण से तो आपका पूरा भरा होगा एक तरह से। उसमें से अगर आप कोई निकालना चाहेंगी तो क्या बताएँगी आप? क्या संस्मरण किस सेंस में, किस तरह के किसी भी संस्मरण सेंस में में आपको ऐसी बताना कोई भी सुनना बात चाहती जो होंगी? आप आजीवन नहीं भूल सकती हैं, वो खुशी के भी हो सकते हैं, वो गम के भी हो सकते हैं, हँसाने वाले भी हो एक सकते हैं, रुलाने वाले भी। हाँ, हुँ। अच्छा याद दिलाया आपने। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, आई थिंक मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मैंने एनएसएस जॉइन किया हुआ था। अ, तो अच्छा। उसमें हाँ, 10 डेज़ का कैंप, ये कुछ चीज़ें होती हैं अंदर एक कहीं कसक रह जाती है। हमें उस समय क्या करना था और मैं क्या कर बैठी थी। ये ना एक कसक मेरे अंदर रह गई थी, तो अच्छा हुआ आपके माध्यम से ये बात याद दोबारा तक कर जी। हाँ। तो एनएसएस लिया था, उसमें हमारा 10 डेज़ का कैंप लगा हुआ था। देवरिया के पास पडरौना एक जगह है, वहाँ पे कैंप लगा हुआ था।
तो हम सोशल वर्क किया करते थे। सोशल वर्क करते थे और कुछ कुछ भी करते थे सोशल वर्क में, लोगों से मिलना-जुलना, रोड बनाने का काम होता था। गाँव को 2 गाँव के बीच एक छोटी-सी पुलिया बनानी होती थी, तो उसमें भी हम काम कर रहे थे ऐसे करके। तो गाँव वालों का बहुत प्यार मिलता था वहाँ पे हमें। तो एक बार हम काम किया हमने और बीच में प्यास लगी तो किसी भी घर में चले जाते थे, वहाँ हैंड पंप चला के पानी पीते थे। तो हम पानी पीने एक घर में गए, मैं और मेरी 2-3 फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जो घर का मालिक था, वो रोटी, चटनी और प्याज़ खा रहा था। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये खाना कितना टेस्टी लग रहा होगा। गरम-गरम रोटी, प्याज़ और चटनी। तो उसने कहा कि अपनी भाषा में, उसने अपनी लैंग्वेज में बोला कि आप हमारा मज़ाक बना रही हैं, ये खाना किसी को अच्छा लगता है क्या? ये फैक्ट है, देखो ये खाना जो रोज़ खाता है उसके लिए तो ये श्राप है, बट बिल्कुल। हमें अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है ये खाना, क्योंकि अगर हम कभी-कभी टेस्ट चेंज करने के लिए खाते हैं तो ये खाना वाक़ई अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि आप हमारा मज़ाक बना रही हैं। मैंने कहा नहीं भैया हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमें वाक़ई ये खाना अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि अच्छा अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कल आइए हमारे यहाँ खा लीजिए, हम बनाएँगे। हमने कहा ठीक है, कल का खाना हम आपके यहाँ खाएँगे। ये हमारा कैंप का लास्ट डे था, 9th डे था। तो उस दिन मतलब जो नेक्स्ट डे था उस दिन जो गाँव था, जहाँ हम काम कर रहे थे, वहाँ का जो ग्राम प्रधान था, उसने अपनी ओर से हमारे पूरे कैंपर्स को उसने एक पार्टी रख दी, लंच का। और मैं उस बात को भूल गई कि मैंने उसको बोला था कि हम आपके यहाँ खाना खाएँगे। और चूँकि ग्राम प्रधान के यहाँ से पार्टी थी, तो वो बाग के बीच में ही उसने पूरा खाना जितने कैंप के लोग थे, सबका खाना लगाया। उस खाने में पूड़ी, सब्ज़ी, खीर वगैरह था। हमने खाना खाया और आदतन फिर पानी पीने मैं उसी आँगन में पहुँच गई। जब मैं उस आँगन में पहुँची तो वो जो आदमी था, उसने रोटी, चटनी वगैरह बना के रखा हुआ था और वो हमारा वेट कर रहा था। जब मैं वहाँ पहुँची तो अचानक से मुझे बिल्कुल झटका-सा लग गया कि ये मैंने क्या कर दिया। और ऐसा नहीं था कि मैं मतलब मैं खाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे तो अच्छी लगती वो रोटी-चटनी। मैं भूल चुकी थी कि मैंने ऐसा ऐसा कोई वादा किया, और दूसरा ये था कि ग्राम प्रधान की ओर से खाना था, तो उसको अवॉइड करना भी पॉसिबल नहीं था। पर जब मैं वहाँ पानी पीने पहुँची तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तो फिर मैंने उससे माफ़ी माँगी तो बोला, "नहीं मैडम नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, उस खाने के आगे ये खाना क्या था ही।" तो मैं कुछ कहने लायक ही नहीं बची थी, क्योंकि मैं तो खा के आई थी, तो मैं कुछ कहने ही लायक नहीं थी कि नहीं वो खाना नहीं, मेरा आपका ये खाना ही अच्छा था। ये एक ऐसा संस्मरण था जो मेरे अंदर ना एक कसक के जैसा बैठा हुआ था, अभी तक बैठा आपने हुआ है। खाया क्यों नहीं फिर? अब हम खा मैं लेना अगर था। वहाँ से नहीं, जब मैं भरपेट खाना खा के वहाँ पहुँच रही हूँ, तो फिर उसके बाद तो ओह! करने के लिए नहीं कुछ बचा था। मुझे कहीं आपने जी। ना उस आँगन में उस हैंडपंप के पास जाकर के ऐसा खड़ा कर दिया कि वो मुझे सब दिखने लग गया। और आपकी बातों में भी उसी तरह के जादू है कि आदमी दिखने लग जाता है, वो वहाँ पे उस जगह पे पहुँच जाता है और मुझे वो महसूस जो आपने किया होगा ना, वो कहीं अंदर से जा कर के फिर से कुछ मैं छू सा गया। आज तक नहीं भूल बहुत ही पाई हूँ, मैं वो आँगन, उसकी आँखें, वो इंतज़ार मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। ये एक ज़ाहिर-सी बात है। ऐसी ही गलती, हाँ, अनजानी सी गलती थी, अनचाही सी गलती थी जो मुझसे हो गई थी। जी हाँ, बिल्कुल और होता है। ख़ैर भावनाएँ ही हैं जो बहुत ज़्यादा भावुक व्यक्ति होते हैं, वही ऐसे संस्मरण याद भी रख पाते हैं, नहीं तो फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न जाने कितनी बातें होती हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं ऐसे नज़रअंदाज करके, जैसे वो हुआ ही ना हो। तो मैं सही है। इसके लिए भी आपको थैंक यू बोलूँगी कि सन्नू जी आपने इन छोटी बातों को भी छोटी बात नहीं कहेंगे इसको मैं माफ़ी चाहूँगी कि मेरे मुँह से छोटी बात निकल गई, ये हाँ, छोटी हाँ। बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है, अगर आप सोचने वाले हाँ, हैं, अगर इनको समझने वाले समझते हैं, हैं। महसूस हाँ, करने ये है वाले कि हैं, तो पुरानी, बहुत बहुत पुरानी हो चुकी है, मुझे लगता है ये 35 साल से तो ज़्यादा ये बात हो गई, बट ये मुझे फिर भूली भी नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरी वजह से बिल्कुल, किसी का दिल दुखा था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, कि मेरी सही वजह से बात है। दिल दुखा था। मैं महसूस कर पा रही हूँ इस बात को, सन्नू जी और बहुत सारे लोग हैं अ, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स आ जाते हैं कई बार कि मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसको भी पढ़ दूँ।
कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेके चले जाते हैं, उनकी अपनी समस्याएं तो सॉल्व नहीं होती हैं, दूसरों की समस्याएं उनको पहले सॉल्व करनी है। जैसे कि अब आप इसको बाद में जरूर पढ़िएगा। एक है अच्छा। तैमूर जी, कहते हैं कि हाँ, हाँ। समस्या कैसे भी हो, घर बैठे 100% समाधान, जैसे भैया स्वतंत्र से छुटकारा पाना हो, अच्छा। सर्पदोष हो, वगैरह वगैरह। भाई कमी ही नहीं है लोगों की। तो तैमूर जी, मैं चाहूंगी कि किसी दिन आप अपना बताइए कि आपके जीवन की सारी समस्याएं अगर खत्म हो गई हो तो हम आपके साथ संपर्क जरूर करेंगे। कृष्णा राम जी हैं, यू आर रियली अ वेरी एडमायरेबल लेडी, सो आई रिस्पेक्ट। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपसे वाकई जुड़ पा रहे हैं। मैं अब इतनी आपने भावुक कर दिया है मुझे, मैं चाहूंगी कि अब कुछ और बातें जो अब आप कुछ ऐसा बात बताइए जो जिसपे आपकी हंसी नहीं रुकी हो, कब आप एकदम खुल के हंसी और हंसते हंसते जो कहते हैं ना कि एकदम लुटपुट हो जाना। देखो, हँसना तो सचमुच सबसे अच्छा लगता है परिवार के साथ बैठ के हँसना। जी। क्योंकि जो जब हम तब हँसते हैं, जब परिवार के साथ हँसते हैं, तो वो जो हँसी होती है ना, वो दिल की हँसी होती है। और मैं हाँ, इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मैं मायके से भी बहुत बड़े परिवार से हूँ, ससुराल से भी बहुत बड़े परिवार से हूँ और मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा है। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मेरी कहानियों से आपको लगा, अब तक तो शायद लग गया होगा कि मैं हाँ, थोड़ी इमोशनल टाइप की हूँ। पर कभी बिल्कुल। अगर आपको अपने फ्रेंड सर्कल से मिलाऊँगी तो आप बिलीव नहीं करोगे कि ये मेरा फ्रेंड सर्कल है। उनकी हँसी, उनके ठहाके इतने ज़बरदस्त होते हैं कि उसके आगे आप बड़े-बड़े सारे गम भूल जाते हैं। तो हँसने के तो सच्ची बहुत सारे मौके मिलते हैं, वो परिवार के साथ ही मज़ा आता है और उसमें मैं कब दिल खोल कर के हँसी, कितना हँसी, ये तो इमीडिएट मुझे रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं, नहीं, कि नहीं, नहीं, हाँ, मैं कि आपको कोई बिल्कुल भी खास फँसाना नहीं हाँ। चाहती हूँ, सुनो जी। और बिल्कुल, मैं बस थोड़ा अपना मूड चेंज करना चाह रही थी, आपका बिल्कुल भी नहीं, हाँ। आप बहुत सही रास्ते पे हैं। लेकिन चूँकि वही है कि शायद 2 भावुक लोग ऐसे इकट्ठे होके बैठे हैं कि कि हम लोग अंदर तक इमोशनल ही हिल जाते मैंने हैं। क्या ज़्यादा इमोशनल बातें कर दी लग रहा है। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, मैं हो जाती हूँ, ये मेरी अच्छा। अपनी संवेदनाएँ हैं कि मैं ज़्यादा हो जाती हूँ। आप बहुत करती तो हैं ही, अच्छा इसमें है, तो बिल्कुल भी शक की बात नहीं है कि आप तो पूरी। इमोशनल होना अच्छा है। हाँ। तो सन्ना जी, आपकी बहुत सारी रचनाएँ जो हैं, चूँकि कहानियाँ कई सारे मैगज़ीन्स में छपती हैं, तो जो नए रचनाकार हैं, जो कहानियाँ लिखना चाहते हैं और उनको प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो क्या आप उनके लिए कोई टिप्स बताना चाहेंगे, कैसे वो अप्रोच कर सकते हैं कि उनकी भी जी, कहानियाँ बिल्कुल। प्रकाशित हों? हाँ, ये बहुत ईज़ी है। देखिए, पहले तो ये है कि कहानी लिखने के बाद उसे कई बार खुद पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम जब कहानी लिखने बैठे हैं तो हमारे अंदर इतने इमोशंस होते हैं, इतने थॉट आते हैं कि हम फ्लुएंटली लिखते चले जाते हैं। तो कहानी को लिखने के बाद सबसे पहले तो उसे 3-4 बार खुद ही पढ़ना चाहिए। कहते हैं ना फ़िल्टर कर लेना। जब हम कहानियों को हुँ। पढ़ते हैं तो उसको जब हम कई बार पढ़ते हैं तो वो कहानियाँ अपने आप फ़िल्टर होने लगती हैं। उसमें एडिट करने लगते हैं कि ये तो हमने बेकार ही लिख दिया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बिना भी काम चलता। तो कहानी को सॉलिड और छोटा, जितना छोटा होता है पब्लिश होने में उतना ईज़ी होता है। क्योंकि पब्लिशर्स के पास भी तो पेज लिमिट है। वो अधिक से अधिक कहानियाँ बहुत लंबी हो जाएँगी तो उसके भी लिए प्रॉब्लम होती है। तो जितनी अच्छी कहानी और जितनी छोटी कहानी हो वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद कहानियों को पहले तो वैसे तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, पेन से लिखा हुआ भी हैंडराइटिंग में एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट अब तो चूँकि कंप्यूटर का ज़माना है, तो या तो अब तो मेल भी एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन बेस्ट अभी भी माना जाता है कि आप उसको प्रिंट निकलवा लें। टाइप अगर अच्छा। कंप्यूटर पे लिख लेते हैं, कुछ खुद ही लिख लेते हैं तो अच्छा है। खुद लिख कर के उसका प्रिंट निकाल लें। अगर नहीं लिख सकते तो कहीं भी टाइप करा लें या न लैपटॉप पे लिख मतलब हिंदी में उसका प्रिंट निकलवा लीजिए और प्रिंट निकलवा कर के उसको उस एड्रेस पर भेज दीजिए। जिस भी मैगज़ीन में भेजना है, मैगज़ीन का एड्रेस हर मैगज़ीन के अंदर मिल जाता है। कोई भी जो भी अच्छा। मैगज़ीन है, जिसमें भी भेजना है, उस मैगज़ीन के अंदर उसका एड्रेस लिखा होता है। आपकी रचनाएँ इस एड्रेस पर भेजिए। तो रचनाओं को उसमें भेजने के लिए एक तो प्लेन लिफ़ाफ़ा अंदर अपना सेल्फ एड्रेस लिख कर के भेजना है। मतलब आपके घर का एड्रेस, उस पे एक टिकट भी लगा होना चाहिए और अपनी कहानियाँ एक सादे लिफ़ाफ़े में डाल कर के ऊपर टिकट लगाइए और अंदर वाले लिफ़ाफ़े में भी टिकट लगा होना चाहिए ताकि अगर कहानी आपकी एक्सेप्ट नहीं होती है, तो वो वापस आपके पास रिटर्न आ सके।
और अगर हम कहानियों के साथ इन्वॉल्व नहीं भेजते हैं तो फिर उनको वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, फाड़ के फेंक दिया जाता है। आपको पता नहीं चल पाता कि कहानी सेलेक्ट हुई या रिजेक्ट हुई है। तो सेलेक्ट हुई या रिजेक्ट हुई ये पता होने के लिए ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि हमारी एक एनवेलप के साथ वहाँ पर भेज दें। और दूसरा ऑप्शन है मेल करने का। हर जगह कहानियाँ अब मेल से मंगाई जाती हैं। तो सिंपली आप लैपटॉप पे टाइप करें और उसको मेल आईडी भी किताब के अंदर सब कुछ मिल जाता है। और जो भी मैगज़ीन में एड्रेस, मेल आईडी सब कुछ मिलता है। उनको उनके पास मेल करिए और वेट करिए उनके रिस्पॉन्स का। बस इसमें और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। बस ये कि कहानियाँ सिर्फ़ ये सोच के भेज देना कि हमने लिखी है तो अच्छी है, ये सोच के भेज नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको खुद पढ़ के मतलब एक दूसरे की नज़र से कहानी को पढ़ना चाहिए। अपनी ही कहानी को हमें दूसरे की नज़र से पढ़ना चाहिए दूसरे कि की दूसरा नज़र। कोई पढ़ेगा तो उसे ये कैसी लगेगी। अगर ऐसा लगेगा कि हाँ, अच्छी लगेगी तो उसे भेजना चाहिए। अदरवाइज़ वहाँ भी कहानियों का ढेर हो जाता है, तो हमारे प्रकाशकर्ता को भी परेशानी होती है और खुद को भी उम्मीद जग जाती है कि गया है तो पता नहीं एक्सेप्ट होगा कि ये नहीं होगा। तो और बस कहानियों के लिए यही है और हुँ। चलिए, बहुत अच्छी बातें बताई और आपने इसमें ये भी बताया कि कहानी लिखते समय किन बारीकियों का और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हाँ, वाक़ई सही बात होता है कि भई अपनी बातें तो सभी को अच्छी लगती हैं, अच्छे लगते लेकिन हैं, जब हाँ। तक आप उसको थर्ड पर्सन बन कर के ना एक पाठक के रूप में उसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो शायद आप उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर हुँ, पाएँगे और आप हमेशा हुँ, दूसरों से शिकायत करते रह जाएँगे कि भाई लोग हमें स्पेलिंग नहीं पसंद मिस्टेक्स करते। हाँ, जी। स्पेलिंग मिस्टेक्स का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर उसमें अशुद्धियाँ नहीं होंगी, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अशुद्धियों के साथ भेजने पे वापस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये बिल्कुल। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो कहानीकार को सुविधा होती है कहानी भेजने में और प्रकाशन होने में। अच्छा, एक दबी-छुपी-सी बात शन्नु जी मुझे पता चली है, चूँकि मेरे भी अपने सूत्र होते हैं, जहाँ अच्छा से जिससे मैं बा जासूसी भी है। जी हाँ, करना पड़ता है भई। मुझे पता चला है कि कहानियों के साथ-साथ आप कविताएँ भी लिखती हैं। तो अरे! अगर ये आप किसने कविताएँ बता दिया लिखती आपको हैं भई? और तो अगर कविताएँ लिखती हैं और हमने आपसे सुना नहीं, तो कुछ अधूरा-अधूरा सा रह जाएगा। तो कुछ अ, निकाल अब आप सुना ही दीजिए, तब तक मैं कुछ लोगों की हाँ, कमेंट्स ले जी। ठीक है, मैं का हाँ, कविताएँ लिखती मैं ये तो नहीं कह सकती कि नहीं लिखती हूँ, बट अपने आप को कवियत्री तो नहीं कह सकती हूँ। हाँ, कुछ भाव मैं लिख देती हूँ। तो ठीक है, मैं तब तक मोबाइल में ढूँढ लेती हूँ आपको जी सुनाने के हाँ, लिए। तब ओके। मैं तब तक कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे आपके चाहने वाले, आपके पाठक, आपके श्रोता यहाँ पे जुड़े हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप बहुत सारे नए पाठक भी यहाँ से नए फैन भी यहाँ से लेकर के ज़रूर बिल्कुल, जाएँगी मुझे बहुत और खुशी उनमें से होगी। कुछ नाम मुझे लग रहे हैं कि वो मैं आपको बताते जाती हूँ कि एक तो रागिनी पांडे जी हैं, शानदार मैम बोल रही हैं, सौरभ पांडे जी हैं, पद्मा अग्रवाल जी हमसे जुड़ी हुई हैं, राजकुमार सेवक जी हैं, कहते हैं कि अद्भुत कल्पना क्षमता है आपकी। निश्चित रूप से ये बहुत ही प्यारे इंसान हैं सन्नु जी, राजकुमार सेवक जी। अ, मेरे लिए तो एकदम मेरा पिता तुल्य नमस्कार। हैं और उनका आशीर्वाद, उनका प्यार मिलता है तो लगता है बस पापा का हाथ सर पे कहीं आ गया है। मेरा इतने भी प्यारे व्यक्ति बहुत-बहुत आपको नमस्कार कहिए। हाँ, हाँ, संजय श्रीवास्तव जी हैं और साथ में बहुत सारे पल्लवी वर्मा जी हैं, कहती हैं कि आपकी कहानी पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे सामने चलचित्र चल रहा है। रविंद्र रेखी जी हैं और भी बहुत सारे नाम हैं, नीरजा श्रीवास्तव जी हैं, आरती श्रीवास्तव जी हैं, राजेश श्रीवास्तव जी हैं, ज्योति मोहन जी हैं, तो बहुत सारे फैन्स हैं आपके। जी, उम्मीद है मिल गया होगा आपको। हाँ मैं 4 लाइन सुनाती हूँ। इसको आप उम्मीदों की गठरी ज़रा हल्की रखना, उम्मीदों की गठरी ज़रा हल्की रखना, रिश्तों के कंधों पर कभी बोझ न बनना। उम्मीदों की गठरी ज़रा हल्की रखना, रिश्तों के कंधों पर कभी बोझ न बनना। ऐसा नहीं है कि रिश्तों के कंधे कमज़ोर होते हैं, ऐसा नहीं है और कि रिश्तों के कंधे कमज़ोर होते हैं, पर देखा है मैंने, उम्मीदें द्रौपदी के चीर होते हैं। और एक बहुत छोटा-सा सुंदर, और बहुत खूबसूरत। साफ-साफ बातें कह देना ही अच्छा होता है।
साफ-साफ बातें कह देना ही अच्छा होता है, साफ-साफ कह देने वाला दिल का सच्चा होता है। घुमावदार बातों के शब्द बड़े पेचीदे होते हैं, तरकश के तीरों के जैसे ज़हरीले होते हैं। और एक चलिए। खामोशी के ऊपर लिखा है मैंने, खामोशी। जी, जी। जी। लोगों को लगता है खामोशी का मतलब तो शांति है, बट वो खामोशी कितनी गहरी और कितनी हलचल वाली कितना होती है, चीखती हैं। कितना चीखती है, बिल्कुल सही कहा आपने। खामोशी कभी खामोश नहीं होती, खामोशी कभी खामोश नहीं होती, बहुत अशांत होती है। दर्द का दरिया अथाह होती है, अक्सर वह दृढ़ निश्चय और मौन संवाद होती है। खामोशी कभी खामोश नहीं होती, बहुत अशांत होती है, दर्द का दरिया अथाह होती है, अक्सर वह दृढ़ निश्चय और मौन संवाद होती है, जब पसरती है वह 2 लोगों के बीच, खामोशी जब पसरती है 2 लोगों के बीच, तब गड़े मुर्दों की बारात होती है। अक्सर होता है ना जब खामोशी पसर जाती है तो वो उधर खामोश पिछली बातें सोचता है और उधर खामोश पिछली बातें सोचते रहते हैं। तो जब पसरती है 2 लोगों के बीच खामोशी, तब गड़े मुर्दों की बारात होती है। खामोशी कायरों की नहीं, वीरों की पहचान होती है। कायर तो क्या खामोश होने के चिल्ला बजाय लेते हैं। चीखते-चिल्लाते हैं, बट जो वीर होते हैं, वो खामोश हो जाते हैं। तो खामोशी बहुत कायरों की नहीं, वीरों की पहचान होती है। तो मुझे बहुत ही लगता है खूबसूरत विचार है और मुझे लगता है ना कि अब आपको अगली पुस्तक ना अपनी कविताओं की भी निकालनी चाहिए, क्योंकि कहानियों की उतनी ही मजबूती से पकड़ आपकी कविताओं पे भी है, जिस तरह की कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होगा, अ, ये भी हम लोग के लिए एक सस्पेंस, एक सरप्राइज हो जा रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत है आपने मेरे मन की सुनना। बात छीन ली है बिल्कुल या कह दी। मैं अपनी एक किताब कविता के रूप में छोटे-छोटे जो मैंने आपको सुनाए हैं, दोहे, छंद जो भी है, उसको पब्लिश करने के बारे में सोच भी रही हूँ। तो ज़रूर कराऊँगी और जल्दी ही वो लोगों के सामने आएगी भी। मेरी दूसरी बहुत ही खूब। प्लानिंग है कहानी संग्रह और कविता संग्रह का और एक और मैं अपनी किताब जो हमारे जो पारिवारिक वातावरण है, हमारा जो समाज है, उनको लेकर के एक आर्टिकल सा लिख कर के वो भी मैं प्लान कर रही हूँ, तो उसको भी जल्दी ही पब्लिश करवाने का विचार मेरा चल रहा है। तो जब अरे आएगा वाह! तो सबके सामने आएगी, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा उसको भी। बिल्कुल मिलेगा और आशीर्वाद नहीं, बहुत सारा प्यार मिलेगा आपको। और प्यार में बहुत कुछ छुपा होता है। तो बहुत सारी बातें हमने कर ली और संजू जी, और आपकी आगामी जो योजनाएँ हैं उसके बारे में भी आपने हमें बताया। मुझे लगता हाँ है कि जी। बहुत सारे ऐसे लोग जो नया-नया लिखना शुरू किए हैं, उनके लिए भी आप एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करेंगी, अपनी कहानियों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, और ये बातें जहाँ तक भी पहुँचेंगी, उसमें पहुँचाने का कार्य भी ये जितने दर्शक जुड़े हुए हैं वो कर रहे होंगे बखूबी, मुझे पूरा विश्वास है। हुँ, हुँ। और संजना जी, जैसा कि मैंने अपने पोस्ट में लिखा था कि हम लोग आज एक अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, यहाँ पे आपके साथ एक बहुत ही अच्छा रोचक सा एक कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। मेरे मन में आपसे बात करके वो योजना आई। तो मैं चाहूँगी कि आप उस विषय में आप ही बताइए हमारे दर्शकों को, जो लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, वो स्मिता जी से हमारी बात हुई और स्मिता जी ने बहुत अच्छा प्लान किया हुआ है और वो एवरी फ्राइडे मुझे लगता है 12 सितंबर के बाद के बाद हर शुक्रवार को शाम 5 बजे हम मिलेंगे आपसे एक नया कंटेंट लेकर के कार्यक्रम है। हुँ। एक कहानी और एक कहानी और शीर्षक के नाम से हम आपसे मिलते रहेंगे और हर फ्राइडे को 5 बजे मैं अपनी एक नई कहानी के साथ, एक कहानी और शीर्षक के साथ आपके साथ रूबरू होंगी। उसमें मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाऊँगी और आप उन कहानियों को सुनकर मुझे निश्चय रूप से लगता है कि आनंद उठाएँगे, उससे प्रभावित होंगे और कुछ सीखने लायक होगा तो सीखेंगे, मुझे मेरी कमियों को बताएँगे और आगे क्या कर सकते हैं उसमें आपकी मुझे प्रेरणा भी मिलेगी और सलाह भी मिलेगा। तो जी हाँ, ध्यान बिल्कुल। रखिएगा और हाँ,
हाँ, बहुत-बहुत शुक्रवार धन्यवाद है। जी हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि अब आपका साथ मिल गया है और जितने भी लोग पहले से इस मंच पे, इस पटल पे जुड़े हुए हैं, उन्हें पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। हम धर्म संस्कृति के बारे में भी बात करते हैं, हम समाज से जुड़े हुए लोगों के विषय में जानते हैं और कविताओं का और काव्य गोष्ठी का आयोजन तो होते रहता है। लेकिन पहली बार किसी कहानी के कार्यक्रम को लेकर के आ रहे हैं, जिसका मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। 12 सितंबर के बाद करने का एक ही है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, जितने भी दर्शक हैं आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि 12 सितंबर को एक सम्मान समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं हम इसी पटल पे ऑनलाइन के माध्यम से। मैं चाहूंगी कि उसमें भी आप लोगों का प्यार, सहयोग और आशीर्वाद मिले और उसके बाद ही सुचारू रूप से सारे कार्यक्रम, जो भी साप्ताहिक कार्यक्रम है, वो फिर से प्रसारित किए जाएंगे और तब तक के लिए थोड़ा सा बाधित रहेगा क्योंकि काम बहुत है, लेकिन कुछ कार्यक्रम होते रहेंगे, सारे नहीं बंद हैं। जैसे मंगलवार को हम फिर से मिलेंगे आपके साथ भारत की महान विभूतियों में और उसके बाद मैं आपको बताती रहूंगी। तो पटल पे अपना समय थोड़ा सा आप देते रहिएगा तो आप भी इससे जुड़े रहेंगे। जो भी आगे की योजनाएं होंगी उसके बारे में भी आपको पता चलेगा और साथ ही मैं ये भी चाहूंगी कि चूंकि एक कार्यकाल, एक अवधि यहाँ पे पूर्ण हो रहा है और आगे आप लोगों का साथ सहयोग चाहिए। अगर आप लिखते हैं, अगर आप सोचते हैं, समाज में कुछ भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप कलाकार हैं तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और हम लोग बैठ करके यहाँ पे बातें करेंगे और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे और एक अच्छा सा माध्यम बनेंगे कि समाज में एक सकारात्मकता का माहौल बने, लोग प्रेरित हों, कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा करें, तभी कुछ नया बदलाव आएगा। समझ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतना समय दिया और ऐसी बातों को, ऐसी संवेदनाओं को हमारे अंदर जागृत किया तो शायद कहीं सुसुप्तावस्था में दबी पड़ी हुई थी, तो आपके माध्यम से वो सारी चीजें बाहर भी आ रही हैं। अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? कहते हुए हम लोग विदा लेते हैं। अपने सारे सारे दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगी, अपना नमस्कार भेजूँगी आप सभी को और आप सबों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार है आप सबका। आप सबका प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे और हर शुक्रवार को शाम 5 बजे मैं आपका इंतज़ार करूँगी क्योंकि आप सबके बिना हम अधूरे हैं, हमारा प्रयास अधूरा है। आप सबका आगमन, आप सबका प्यार, आप सबका सहयोग, आशीर्वाद सब हमारे लिए मायने रखता है। तो हर शुक्रवार 5 बजे मिलिएगा और स्मिता और हमारे इस मेहनत को, इस कदम को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दीजिएगा। मैं आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद कहती हूँ और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और इस कार्यक्रम के आगे सफल रूप से, सुचारू रूप से चलने के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ भी देना चाहती हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सुंदर जी। और आप जैसे लोगों का जब साथ मिलता है ना, तो लगता है कि मंजिल, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मंजिल चाहे जैसी भी हो, मुझे उसकी कोई जल्दी नहीं है, जाना ही नहीं है, सफ़र अच्छा होना चाहिए, खुशनुमा होना चाहिए, चलता रहना ही हमारी मंजिल होती है। लोग गलत सोचते हैं कि मंजिल बनाते हैं, मैं सोचती हूँ कि सुंदर सा सफ़र बनाओ, सुंदर सा रास्ता चुनो और चलते रहो, यही सोच जीवन है। सकारात्मक होगी तो मंजिल भी अच्छी होगी, सफ़र भी अच्छा होगा। अगर जी। हमारे अंदर नकारात्मकता आ गई तो मंजिल भी अच्छी नहीं लगेगी और सफ़र भी अच्छा नहीं लगेगा। सकारात्मक रहें, खुश रहें, स्वस्थ तो रहें, एक मस्त जैसे रहें। सोच वाले 2 लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आगे बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारी बातें। और इतने मुझे लगता है कि जितने लोग जुड़े भी रहे ना, वो भी हमारे ही तरह सोचने वाले लोग हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप सभी का साथ, प्यार, सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा और फिर बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। 12 सितंबर को मत भूलिएगा, उसके बारे में डिटेल आपको इसी पटल पे बता दिया जाएगा और बस आप भी तैयार रहिए। और मेरा नंबर है यहाँ पे पटल पे और मैं ऐसे भी बताती रहती हूँ, आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। फिर बहुत जल्दी मिलते हैं बहुत सारी बातों के साथ में। ओके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना भूली कि मंगलवार का मैंने जिक्र किया, अभी 8 बजे काव्यधार में फिर से आपसे मिलना होगा, मैं मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए पुनः आप शिक्षक सबको दिवस की हार्दिक बहुत-बहुत नमस्कार। शुभकामनाएं सभी को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबको मेरा भी बहुत-बहुत नमस्कार। थैंक यू।